सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल में। सो बिकॉज प्रेजेंटली हम ट्रैवलिंग और इतने ज़्यादा टॉपिक्स आज आ गए, इसको मानो कि कंटेंट बनाने और इसी में कम से कम ने 3.5 आवर्स लग गए। और साथ में एक प्रोटेस्ट भी चल रहा है वो ट्रक ड्राइवर्स एंड ऑल का, उसकी वजह से मैं कहीं रुका हुआ हूँ और मूवमेंट भी नहीं हो पा रहा है। लेट्स सी अब कब तक पहुँचेंगे, क्योंकि बोल रहे हैं बोले 4 दिन के लिए ये आपका जो प्रोटेस्ट है वो रहेगा, लेकिन फिर भी सेशन तो अपना चलता ही रहना है। तो आज जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे लाइक साइको एनालिसिस, देन इंडिया इन 2023, मोहम्मद यूनुस, वाई अर्थक्वेक इन जापान, कार्बन डेटिंग, एस वेंकटरमन, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU इंडिया, PMLA एक्ट, PSLV इंडिया कोरिया और मेंस का जो क्वेश्चन है। तो ये सब टॉपिक्स हैं जो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। आखिर में आई विल लेट यू नो कि मतलब स्टार्टिंग जो होगा उसमें कि कौन सा किस से बिलोंग करता है, किस किस से लाइक सब्जेक्ट से बिलोंग जो है वो करता है। तो क्वेश्चन देख लो, मेंस का जो क्वेश्चन आज का है दैट इज प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई सिस्मिक एक्टिविटी इन जापान। डिस्कस करना है प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट जापान में उच्च भूकंपीय गतिविधि के लिए जिम्मेदार है, चर्चा करना है। कोई क्वेरी इस नंबर पे आप मुझे रीच कर सकते हैं। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। और मैप जरूर से ड्रॉ करना अगर आप आंसर लिखते हैं। आकलन सीरीज़ में आप लोग थोड़ा सा अपलोड करते रहें, मैसेज करना है, इस पर कॉल नहीं करना है। यू कैन विजिट ये जो वेबसाइट है इस पर आप विजिट करें, और ख़ासतौर से यूपीएससी जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है इस पर ज़रूर से फोकस करें। अभी 50% ऑफ है इसमें। और मेंटरशिप प्रोग्राम अगर देखोगे तो मेंटरशिप जो प्रोग्राम है इस पर 20% ऑफ है, शायद आज लास्ट डेट है उस ऑफ़र की, है ना। और ये पूरा के पूरा जो टेस्ट है इसका जो 12th टेस्ट है इस कमिंग संडे को शेड्यूल्ड है। PDF भी होगा। सौरभ पांडे CSE ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस वेबसाइट पे विजिट करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है पार्लियामेंट, पहला टॉपिक है पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी बीच एक्यूज्ड अंडर साइको एनालिसिस। अब ये कई बार ऐसे टॉपिक्स इथिक्स के अंदर कुछ कंसिड्रेशन पे आ सकते हैं, जैसे अनकॉन्शियस एंड ऑल, ऐसे कुछ टॉपिक्स आपके लिए फ्रेम हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं। पहली चीज़ तो ये जो पार्लियामेंट ब्रीच हुआ था उसके बाद से जो साइको एनालिसिस हैं जो उसके लिए जिम्मेदार थे 6 इंडिविजुअल्स हैं, उनको साइको एनालिसिस एट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पे करने की बात की गई है। सो जो साइको एनालिसिस है इट इज़ बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, जैसे साइकोलॉजिकल और उसका एनालिसिस करना, एंड उस बेसिस में कि अच्छा इनकी सोच क्या है, प्रेजेंट में जो थॉट प्रोसेस है वो कैसे अफेक्ट हुआ, पास्ट के लिए क्या जिम्मेदार, मतलब पास्ट में ऐसा कुछ हुआ लाइक, बिकॉज ये थॉट प्रोसेस ये है कि जो भी हमारा प्रेजेंट है इट इज़ शेप्ड बाय आवर पास्ट। सो कोई भी ऐसा जैसे मान लो पर्सनल एक्सपीरियंस हैं जो कि उनके थॉट प्रोसेस बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, लाइक जो भी उनका स्टेप है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम टू कंट्रीब्यूट टू द प्रॉब्लम्स विद रिलेशनशिप वर्क, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग जो भी पास्ट का एक्सपीरियंस है दैट विल अफेक्ट आवर प्रेजेंट, और उसके साथ फिर जो भी रिलेशनशिप है, वर्क है, सेल्फ एस्टीम है, दैट विल ऑल्सो बी अफेक्ट अस। सो वी आर ऑफन अनअवेयर ऑफ हाउ एक्सपीरियंस कैन अफेक्ट अस, कैसे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हमें अफेक्ट कर सकते हैं। अनकॉन्शियस या कह सकते हैं कि एक माइंड के अंदर वो जमा होता चला जाता है, एंड इट स्टार्ट शेपिंग आवर थॉट प्रोसेस। सो अनकॉन्शियस माइंड की बात अगर की गई है इसमें कि दिस अनकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारे मूड और बिहेवियर को काफ़ी हद तक अफेक्ट कर सकता है। हमारा जो दूसरे इंसान के साथ रिलेशनशिप है, जो हमारा कार्य है, दैट विल बी अफेक्टेड। सो दिस साइको एनालिसिस हेल्प्स अ पर्सन्स टू टेक कंट्रोल ऑफ दीज इन्फ्लुएंसेस। साइको एनालिसिस के माध्यम से सब कुछ पता चल सकता है कि जैसे मतलब कोशिश की जाती है, सब कुछ पता क्या चलेगा, तो कोशिश की जाती है कि अच्छा क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए जो एक फोकस एरिया भी रहता है कि अच्छा अनकॉन्शियस आस्पेक्ट पे या अनकॉन्शियस माइंड पे ऐसा क्या है, पास्ट में ऐसा क्या एक्सपीरियंस हुआ जो कि इनके प्रेजेंट को जो है अफेक्ट कर रहा है। सो दिस अनकॉन्शियस माइंड गिव हिंट्स ऑफ द एक्नॉलेज्ड मीनिंग ऑफ एक्सपीरियंस इन डिफरेंट वेज। फॉर एग्जांपल एक ही तरीके का बिहेवियर लेकर आना, जो भी पर्सन कोई एक डिफ़िकल्ट टॉपिक उसको बातचीत नहीं करना चाहता, वो ड्रीम्स हैं उसके, डे ड्रीम्स हैं, और जो भी फिर डिफरेंट जो रिलेशनशिप है इन द सेंस, मान लो जो चेकअप करते हैं उनके साथ, इन द सेंस कि मतलब किस प्रकार से वो बिहेव करते हुए अब रिस्पॉन्ड ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। सो दिस अनकॉन्शियस माइंड बेसिकली इट टेल्स वेरियस डायमेंशंस एंड आस्पेक्ट विच शेप द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये पॉइंट्स याद रखना, थोड़े से पॉइंट्स क्योंकि न्यूज़ में है तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज की बात की जाए। इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज की बात अगर की जाए तो यहाँ पे
ये जो भी इंडिया के द्वारा कदम उठाए गए वो इसमें मेंशन, इस टॉपिक को आप एनवायरनमेंट के अंदर नोट कर सकते हो। तो जैसे आज कोई प्रोटेस्ट है, उस प्रोटेस्ट की वजह से मैं भी कहीं फंसा हुआ हूँ, वो कुछ ट्रक ड्राइवर और इन सब का प्रोटेस्ट है, और आप मानो इंटरनेट भी इतना अच्छा नहीं मिल पाया है। तो फिर भी सेशन मैंने आपको कहा थोड़ा सा लेट हो गया है आज, जनरली 9:30 तक आपका वीडियो मिल जाता है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा कंटेंट आया। मतलब इनको भी पता था कि मैं, अब क्या बोला जाता है, हिंदू न्यूज़पेपर ने इतना ज़्यादा कंटेंट आज दिया, लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपको कहा कि सेशन आपका चलता रहेगा, उसमें कभी ब्रेक नहीं आता है। थोड़ा सा लेट ज़रूर से आज हम हो गए। यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया, जैसे दे हैव आस्क्ड रिच नेशन टू वैकेट कार्बन स्पेस। यहाँ पे कार्बन स्पेस का मतलब क्या है, जैसे मान लो डेवलपिंग देश हैं, वो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करेंगे और उस प्रोसेस में काफ़ी अधिक कार्बन एमिशन एंड ऑल होगा। अब अगर सिमिलर वे में कार्बन एमिशन डेवलप्ड देश भी करते रह जाएंगे, तो जो भी टारगेट सेट किए गए हैं, इससे ज़्यादा कार्बन एमिशन नहीं होना चाहिए, अगर हमें टेम्परेचर को लिमिट करना है। तो अगर यहाँ पे कहा गया है कि डेवलपिंग देश कह रहे हैं कि जैसे मान लो कुछ एक सर्टेन लेवल ऑफ कार्बन जो स्पेस बची हुई है, तो उसका भी इस्तेमाल अगर डेवलप्ड देश कर लेंगे तो देश का विकास किस तरीके से होगा। सो अगर नेट जीरो तक हमें पहुंचना है, मतलब जितना कार्बन एमिशन हो रहा है उतना एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी होनी चाहिए, या कार्बन एमिशन को जैसे हमें रिड्यूस करना है, उस स्थिति तक अगर हमें जो है रीच करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी लाइक जो भी कार्बन स्पेस की अगर हम बात करें, वो डेवलपिंग देशों के लिए मौजूद रहे, डेवलपमेंट के लिए उस स्पेस का जो इस्तेमाल है वो किया जा सकता है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल और बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल लगातार किया जा सकता है और भी बहुत सारे ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसमें कार्बन एमिशन होगा। अगर डेवलपिंग देश मान लो इनका एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, तो उनका जो एनर्जी सिक्योरिटी है दैट विल आल्सो बी अफेक्टेड। सो इंडिया ने इट्स थर्ड नेशनल कम्युनिकेशन टू यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको भी सामने रखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें जैसे इंडिया ने कहा कि जो रिड्यूस जीडीपी एमिशन इंटेंसिटी है बाय 33% बिटवीन 2005 और 2019। मतलब ये जो मान लो कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस है और उसका जो मॉनेटरी वैल्यू होता है, जो भी जीडीपी जनरेट करने के लिए जो एमिशन इंटेंसिटी है उसको रिड्यूस करना, मतलब जो भी प्रोडक्ट है उनको आप जब प्रोड्यूस करते हो तो उसमें जो एमिशन है उसको रिड्यूस करना बाय 33% बिटवीन 2005 एंड 2019। सो ये टारगेट को पहले ही अचीव कर लिया गया है, ये भी इंडिया ने हाईलाइट किया। वाइल्ड लाइफ फ्रंट की अगर बात किया जाए, सो यहाँ पे कहा गया कि जो नंबर ऑफ टाइगर्स हैं, शिवालिक हिल गैंगेटिक प्लेन लैंडस्केप सेंट्रल इंडिया सुंदरबन, यहाँ पे जो नंबर ऑफ टाइगर्स हैं उनके नंबर्स बढ़े हैं। वेस्टर्न घाट्स में कम हुए, नॉर्थ ईस्ट ब्रह्मपुत्र प्लेन हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन पोचिंग की वजह से इन जगहों पे थोड़ा सा कम हुए हैं। हैबिटेट का लॉस है, हैबिटेट का डिवीज़न, कहीं रोड बन रही, कहीं कुछ, उसके हैबिटेट का डिवीज़न। फिर पोचिंग एक्टिविटी जो होती है, जो शिकारी होते हैं, उनकी वजह से भी आपका कम हुआ है। चीता जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है, तो उसमें काफ़ी सारे जो चीता है उनकी डेथ भी हुई, लाइक 6 ऑफ द 20 इम्पोर्टेड फ्रॉम नाइजीरिया एंड साउथ अफ्रीका, तो दे हैव सफर्ड अ डेथ। कई फैक्टर्स थे, इस पर हमने चर्चा भी कर रखी है। इंडिया हैज़ ऑल्सो लॉन्च्ड इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इस पर भी फोकस किया गया है, जैसे कि वर्ल्ड की 7 प्रिंसिपल कैट्स, टाइगर, लायंस, नो लिपर्ड्स और जागुआर, लिपर्ड्स, प्यूमास, चीता, इनको प्रोटेक्ट किया जाए। और इस अलायंस लगभग 97 देश और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, खासतौर से जहाँ पे ये पाई जाती हैं बिग कैट्स, वो देश इसका हिस्सा है। गवर्नमेंट ऑल्सो अमेंडेड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी लॉ, इस पर भी सरकार ने जो है चेंजेस किए हैं। एंड इसमें कुछ जो है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जो से है, जो से है लोकल लेवल पे, वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। लाइक फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट अप्लाइज टू लैंड रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड। जैसे इसमें ये है कि जो सरकारी दस्तावेज में जिसको फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया, उसी पर ये लॉ लागू होगा, ऐसा नहीं कहीं भी लागू हो जाए। अभी तो ये है कि इवन द पैच ऑफ लैंड है, उसे भी अगर उसे कुछ फीचर्स फॉरेस्ट के हैं तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा। इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है उसको भी रिड्यूस किया गया है। लाइक जो कंजर्वेटिस्ट हैं उनका ये मानना है कि जो एप्लीकेबिलिटी है उस पर रिडक्शन है। एंड इट ऑल्सो लाइक सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में जो जजमेंट है गोदावर्मन जो केस है, उसमें कहा गया था कि जो एक्ट है वॉज एप्लीकेबल टू लैंड कवर्ड अंडर द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द फॉरेस्ट और डीम्ड फॉरेस्ट। तो कोई भी लैंड है, अगर सपोज करो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में फॉरेस्ट एरिया नहीं भी है, लेकिन फिर भी वो फॉरेस्ट एरिया के डेफिनेशन के अंदर आता है, तो उस पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लागू अपने आप हो जाता है। ज़रूरी नहीं ऑफिशियली वो रिकॉग्नाइज्ड
हो। इसमें ये भी है कि कोई भी मान लो बॉर्डर एरिया है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहाँ से लगभग 100 किलोमीटर तक कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन कैरी आउट किया जाता है तो उसमें काफ़ी छूट दी गई है। इट मीन्स एग्जेम्पशन लगा है कि इसमें जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो ये भी एक है जो क्रिटिसिज्म का बेसिस आपका बना है। देखो इन पर हमने पहले से भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा कर रखी है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट डायमेंशंस रिलेटिंग टू इट। अगर आप लोगों ने अटेंड किया हो तो हम लोगों ने 2023 में सब टॉपिक्स ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस जो है वो कर रखा है। गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस चेंज टू द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, जिसके माध्यम से प्लांट्स और जो रिसोर्सेस उनको प्रोटेक्ट करना, फिर जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जो ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन्स हैं, इन सबको किस तरीके से प्रोटेक्ट करना, उन ये इस पर भी आपका फोकस किया गया है। नोबेल, अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, इसको आप नोट कर सकते हो आईआर के अंदर भी, यू कैन नोट इट डाउन। अब इसमें नोबेल पीस विनर या इकोनॉमी के अंदर भी आप नोट कर सकते हो, इकोनॉमी सेक्शन के अंदर इसको नोट कर लेना। तो नोबेल पीस विनर मोहम्मद यूनिस कन्विक्टेड इन बांग्लादेश लेबर लॉ केस। अब ये जो है नोबेल लॉरेंट है, अब इसमें पॉलिटिकल एंगल पर तो हम डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन इनका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट अभी जो भी है। तो उसमें एक आ गया कि इन्होंने जो लेबर लॉ है उसका वायलेशन किया है। ऑल दो पॉसिबिलिटी ये लगती है कि इनके और जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर उनके बीच का ईगो क्लैश कुछ ना कुछ रहा होगा, उन्होंने कुछ बोला होगा या नहीं माने होंगे, अपने हिसाब से कर रहे होंगे। तो ये सब है। नोबेल लॉरेंट है तो ये लेबर लॉ कैसे ब्रेक करेंगे, ये सब थोड़ा सोचना मुश्किल है। लेकिन फिर भी इस टाइप का ईगो क्लैश बड़े बड़े लीडर से होता है तो फिर कुछ ना कुछ करके जेल करवा ही देते हैं। फिर यहाँ पे देखो, क्रेडिटेड विथ लिफ्टिंग मिलियंस ऑफ पॉवर्टी विथ हिज आइडिया ऑफ माइक्रो फाइनेंसिंग बैंक, जैसे ग्रामीण बैंक के कंसेप्ट पर इन्होंने काम भी किया था। और ग्रामीण बैंक में इसमें इन्होंने जैसे इन्हें 2006 के अंदर नोबेल प्राइज़ भी दिया था। जैसे जो रूरल इकोनॉमी है उनमें आसानी से लोन प्रोवाइड कर देना, टू इन्वेस्ट इन फार्म टूल्स, बिजनेस इक्विपमेंट्स, या अपनी अर्निंग को बूस्ट करने के लिए आसानी से पैसा मिल सके, इस आइडिया पर इन्होंने कार्य किया था। इस वजह से इनको जो है नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो इस वजह से जो माइक्रो फाइनेंस है, माइक्रो मतलब छोटे लेवल पर जो फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली संस्थाएँ हैं, उस पर इनका काफ़ी रोल रहा है, और ख़ासतौर से जो ग्रामीण बैंक हैं उनके कंटेक्स्ट में। नेक्स्ट देखते हैं, मेजर जापान को एक ट्रिगर्स सुनामी। अब ये बहुत मतलब एक आप कह सकते हैं डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जापान के लिए। सुनामी भी कई जगह पे जो ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो जापान में अर्थक्वेक क्यों आता है, ये टॉपिक है आज का मेंस का प्रश्न भी मैंने इसी से दिया है। ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, दिस इज़ लिंक्ड विथ ज्योग्राफी, और ये ध्यान रखना। तो मेजर जापान क्वेक ट्रिगर्स सुनामी रेसिडेंट्स टूल्स टू रन। अब देखो, अर्थक्वेक अगर देखा जाए तो जापान के लोकेशन अगर आप देखो ना, फिल सी द जापान लोकेशन दिए रिंग ऑफ फायर रीजन पे लोकेटेड है। सरकम पैसिफिक बेल्ट शब्द इसके लिए इस्तेमाल करता है, आगे मैप में हम लोग देखेंगे भी। और ये पूरा का पूरा रीजन, जो भी देश इस सरकम पैसिफिक बेल्ट या रिंग ऑफ फायर वाले रीजन में होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं वॉल्केनो और अर्थक्वेक के लिए। दे आर वेरी मच प्रोन टू वॉल्केनोस एंड अर्थक्वेक और वॉल्केनोस के प्रति बहुत ज़्यादा दे आर वेरी मच प्रोन टू अर्थक्वेक, वॉल्केनोस एंड अर्थक्वेक। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस पूरे रीजन में अगर आप देखोगे ना, जैसे ये आपका पैसिफिक ओशन का इलाका है, और ये जैसे पैसिफिक प्लेट है, बहुत सारी प्लेट्स हैं यहाँ पे, जैसे आमूर प्लेट है, ओखोट्स्क प्लेट है, यांगत्से प्लेट है, देन ओकिनावा प्लेट है, फिलीपींस प्लेट, बहुत सारी डिफरेंट। तो हाईली सिस्मिक एरिया है, क्योंकि प्लेट्स इनका मूवमेंट होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, ये प्लेट्स होते हैं, जैसे फिलीपींस टेक्टोनिक प्लेट है, यूरेशियन प्लेट्स है, प्लेट्स का मूवमेंट होता है। प्लेट्स का मूवमेंट होता है तो जो एक्टिविटी है चाहे वॉल्केनो और अर्थक्वेक की बहुत अधिक रहती है। सो जो स्ट्रेस है अलॉन्ग द प्लेट बाउंड्री, इसकी वजह से ही अर्थक्वेक होता है। जो स्ट्रेस होगा, ठीक है, एक प्लेट नीचे सबडक्ट होती है, खिंचती है, फिर अगर जब रिलीज होती है तो इन दैट कंटेक्स्ट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी रहती है। तो यहाँ पे आपके पास यूरेशियन प्लेट है, फिलीपींस प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, और ये जापान का हॉन्शू आइलैंड है, ये सेंडाई है, फुकुशिमा है, अलग अलग। ये थोड़ा से लोकेशंस ध्यान में रखना है, मैच द फॉलोइंग एंड ऑल। उसमें कई प्रश्न जैसे आईआर के कंटेक्स्ट में ज्योग्राफी मैपिंग फ्रेम होता है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिंग ऑफ फायर, इसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। तो रिंग ऑफ फायर वाई, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा प्रोन है, लाइक वॉल्केनिक जो इरप्शन है, वॉल्केनिक इरप्शन बहुत अधिक के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, कैरेबियन प्लेट, कोकोस प्लेट, नस्का प्लेट। इधर अगर आप जाओगे तो ये जापान का एरिया, हॉट्स प्लेट, यूरेशियन प्लेट, काफ़ी सारी प्लेट्स इस रीजन में। तो ये क्योंकि देखो इस वजह से रिंग ऑफ फायर भी इसीलिए कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पे इतनी सारी प्लेट्स हैं, कन्वर्ज कर रही हैं, सबडक्ट कर रही हैं, तो दे आर वेरी प्रोन टू वॉल्केनिक इरप्शन एंड दे आर वेरी प्रोन टू अर्थक्वेक एज वेल। ये जो जोग्राफिकल कंडीशन है इसके लिए
फैक्ट रिस्पॉन्सिबल है। सेम सी चीज़ आप चाहो तो यहाँ भी देख सकते हो, यू कैन सी हियर ऑल्सो सेम एस्पेक्ट है, जैसे यूरेशियन प्लेट। ये प्लेट्स थोड़ा सा आप लोग जरूर से याद रखें। और देखो ये जैसे ये टोक्यो का इलाका है, अब ये पूरा जापान है, इधर से पैसिफिक प्लेट आती है, इधर से फिलीपींस प्लेट आती है, इधर से यूरेशियन प्लेट आती है। तो ये जो मूवमेंट है प्लेट्स का, ये प्लेट के मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक, और अर्थक्वेक के बाद फिर सुनामी, बहुत ज़्यादा सिस्मिक, हाई सिस्मिक प्रोन एरिया हम कंसीडर कर सकते हैं जापान की अगर जो है बात करें। तो जो स्ट्रेस, जैसे एक प्लेट है वो नीचे जाती है, और जो फिर जैसे मान लो दूसरी ये है, और ये इस टाइप से नीचे की तरफ मूव करेगी, और जो स्ट्रेस जनरेट होता है फिर सडनली रिलीज़ होना, और एनर्जी जब रिलीज़ होती है तो उसकी वजह से अर्थक्वेक देखने को मिलता है। अब इसकी वजह से सुनामी है। सुनामी क्या, बहुत बड़ी जो वेव्स हैं, जैसे आप मानो कि एक बाल्टी पानी में एक पत्थर सा डालो, आप देखोगे छोटी छोटी लहरें जो है वो आपकी जनरेट हो जाएंगी। इसी तरीके से क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा बड़ा अर्थक्वेक आता है तो उससे जो वाटर रिप्लेस होता है, और फिर उससे लहरें बड़ी सी जनरेट होती हैं, उन्हें हम सुनामी शब्द जो है वो उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन दोनों की वजह से हो सकते हैं। और इनकी हाइट जैसा भी बोला गया 5 मीटर तक रीच कर सकती है। 5 मीटर बहुत होता है। जैसे जैसे शोर एरिया मतलब किनारे में जाएंगे उनकी हाइट बढ़ेगी, जैसे पहले छोटी छोटी ऐसे ऐसे जाएंगी, और जैसे जैसे कोस्टल इलाके में जाएगी ये इनकी हाइट एकदम से बढ़ती चली जाएगी। वेव्स बहुत बड़ी हो जाएगी, इट कैन रीच अप टू 5 मीटर्स, 5 मीटर्स की वेव। और ये इतनी ज़्यादा स्पीड इनकी आ सकती है। जैसे ये देखो, मान लो इधर अर्थक्वेक आया तो ये एक छोटी सी लहर आई, अभी छोटी सी लहर आते आते धीरे 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 बहुत बड़ी लहर, जैसे इस टाइप से ये पूरा फोर्स इस टाइप से ट्रांसफ़र होता है, और ये लॉस कॉज कर सकता है बहुत ज़्यादा। तो लाइक ये आप डायग्राम से इजीली समझ सकते हो। तो ये सुनामी है, वो सुनामी और कर्स। अब देखो यही सब कंटेंट प्रिपेयर करना पड़ता है। अभी जल्दी से मैं आपको हेडलाइंस तो नहीं बता सकता खाली, अब इसमें जैसे पूरी स्लाइड्स बनाना और सारी चीज़, इसमें टाइम काफ़ी लग जाता है। और चाहे वो न्यूज़ हो, साइंस हो, एडिटोरियल्स हो, टेक्स्ट हो, और अभी तो मैंने कहा कि वो जो प्रोटेस्ट कोई चल रहा है उस वजह से, और मैं भी कहीं फंसा हूँ, आप ये मान लो। अब इसको रिकॉर्ड करना, फिर उसके बाद अपलोड करना, आप मानो तो अपलोड करने में भी इतना अच्छा कोई इंटरनेट स्पीड नहीं है, तो उसमें भी टाइम लग जाता है। इसलिए आज थोड़ा सा हम लेट भी हो गए, लेकिन ठीक है, सेशन आपका है। 5 AM सीरीज़ भी मैंने अपलोड कर दी थी, तो आई होप आप लोगों ने उसको ज़रूर से देख लिया होगा। लेट्स सी। तो यहाँ पे ये भी कहा गया सुनामी जो है वो जेट प्लेन्स की स्पीड से तेज जा सकती है, इतनी स्पीड जो है। और इन्हें टाइडल वेव्स भी कहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज टाइडल वेव्स, भी ये शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ रेडियो कार्बन डेटिंग रिवोल्यूशनाइज्ड साइंस। तो ये थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं एक बार। तो कार्बन डेटिंग के ऊपर है, कार्बन डेटिंग ये भी आपको साइंस के अंदर, यू हैव टू नोट इट डाउन अंडर साइंस सेक्शन। तो इसको समझने के लिए अब देखो मैंने सारा कंटेंट, स्लाइड्स, कलरफुल चीज़ें, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे, तो इस वजह से हम लोग इस फॉर्मेट में कर, मतलब अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहे, तो ये सब कंटेंट प्रिपेयर करने में टाइम तो लगता ही है। अब यहाँ पे देखो कि जैसे मान लो ये आपका एटम है, एटमॉस्फेरिक एटम है। इसमें कॉस्मिक रे मतलब बाहर से जो आपकी रोशनी आ रही है वो प्रोटॉन ऐड करते हैं, न्यूट्रॉन रिलीज़ होता है। एंड इसकी वजह से आप देखो ये जो नाइट्रोजन है तो इसमें भी वी कैन से यहाँ पे अगर जो चेंजेस देखेंगे तो जो नेट रिजल्ट होता है, तो इसमें जो नाइट्रोजन है जिसमें 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन होता है, एंड दिस और नाइट्रोजन बिकम्स कार्बन 14 बन जाता है। तो ये जो ट्रांजिशन जिसमें नाइट्रोजन कार्बन 14 बन जाता है, कैसे आगे हम लोग और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे अगर आप देखोगे तो जो कॉस्मिक रे है, कॉस्मिक रे जैसे ही अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, इट कोलाइड विद द एटम। जैसे ये रेज हैं एटम से टकराई, और उसके बाद ये एक न्यूट्रॉन क्रिएट करेंगी, एनर्जेटिक न्यूट्रॉन। जब ये न्यूट्रॉन कोलाइड करेगा नाइट्रोजन एटम से, नाइट्रोजन 14 टर्न इनटू कार्बन 14। तो अब समझना, देखो यहाँ पे हाई एनर्जेटिक न्यूट्रॉन क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस कॉस्मिक। फिर ये टकराएगा नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन 14 एटम से, और ये फिर कार्बन 14 में कन्वर्ट हो जाता है। ये कार्बन 14 जो है दिस प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन 14, और अपने जैसे फोटोसिंथेसिस और इन सब प्रोसेस के माध्यम से कार्बन 14 को एब्जॉर्व कर लेंगे। अब इसी कार्बन 14 को जो नाइट्रोजन और कार्बन 14 के रेशियो को स्टडी करके और उसकी एज को, जैसे मान लो जैसे ये जीव इसको खा रहा है या इसमें जो कार्बन 14 कितना प्रेजेंट है, उस बेसिस में एज को पता लगाया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। एनिमल ईट प्लांट्स एंड टेक कार्बन 14 फॉलोइंग डेथ वेरियल बोन्स लूज कार्बन 14 एंड
जैसे कार्बन 14 लूज़ कर देगी, फिर अगेन इट विल चेंज टू नाइट्रोजन 14 बाय बीटा डीके, फिर ये इस टाइप से फिर कार्बन 14 जो है नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पूरी साइकिल आपको समझनी है। सो दिस कार्बन 14 विल ऑल्सो गेट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन 14। तो ये है, ये जैसे मान लो जो कार्बन 14 है वो इनमें गया, फिर ये मर गए, मान लो डिकम्पोज हुए, तो अगेन दिस कार्बन 14 विल कन्वर्टेड टू नाइट्रोजन 14। और इसी रेशियो को स्टडी करके जो आपकी एज है उस एज को आइडेंटिफाई किया जाता है। इसका PDF आपको saurabh.pandey.upsc.com वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, साथ में जो टेलीग्राम चैनल पे रॉ PDF भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा शायद कल मिस हो गया होगा, तो मैं आप दोनों ही दिन के एक साथ PDF आप लोग को दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। ठीक है, इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ट्रैवल करने के बावजूद भी सारी चीज़ें हैं, और अभी कुछ प्रोटेस्ट भी, जैसे मैं तीसरी बार आपको बता रहा हूँ कि प्रोटेस्ट भी कुछ चल रहा है, पूरा रोड ब्लॉक भी हो रखी है, और पेट्रोल भी नहीं मिल पा रहा है, तो उस वजह से मैं भी कहीं फंसा हुआ हूँ, बट सेशन आपका चल ही रहा है। तो आप लोग भी देखो, एक कोशिश करें रेगुलर बेसिस में सेशन को अटेम्प्ट करें, नोट्स जो है ज़रूर से प्रिपेयर करें। अब नेक्स्ट टॉपिक, जैसे मान लो इसी टॉपिक में कार्बन डेटिंग में ही देखा जाए तो अमेरिकन केमिस्ट मार्टिन कैमन एंड सैम रूबिन, इन्होंने हाईलाइट किया कि कैसे कार्बन 14 को लैब में सिंथेसाइज कर सकते हैं। एंड इसमें जो टाइम, जिसमें मतलब ये मतलब धीरे धीरे इसकी जो कन्वर्जन है या ओरिजिनल मास का जो लॉस है वो लगभग वॉज अराउंड 5000 ईयर एंड नॉट अ फ्यू ईयर एज एक्सपेक्टेड। 5000 साल लग जाते हैं इसमें धीरे धीरे जो कार्बन 14 है उसको डीके होने में, आधा रिड्यूस होने में। फिर 1939 में फिजिसिस्ट थे सर्च कॉर्फ है, इट्स पॉसिबल टू प्रोड्यूस अ कार्बन 14 बाय बम्बार्डिंग नाइट्रोजन 14 विथ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे कहा गया कि अगर नाइट्रोजन 14 है उसमें न्यूट्रॉन से अगर उसको हिट किया जाए तो इट विल कार्बन 14 हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर अमेरिकन जो फिजिकल केमिस्ट हैं विलर्ड लिबी है, इन्होंने जो मतलब द आइडिया ऑफ यूजिंग कार्बन 14 टू डेट ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब जिससे कि जो कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसकी एज के बारे में पता चल सकता है कार्बन 14 के को स्टडी करके और रेशियो के माध्यम से। तो जो लेबी हैं इन्होंने पहली चीज़ कही कि जो कंसनट्रेशन है कार्बन 14 का अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो चेंज नहीं होता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स है, जितना लॉस होगा उतना ऐड ऑन होता चला जाता है, ऐसा उनका मानना है। तो पहली चीज़ तो इन्होंने लिबी जो है इन्होंने ये कहा कि जो कंसंट्रेशन है कार्बन 14 का अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो चेंज नहीं होता है। दूसरा कहा गया कि जो कार्बन 14 है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर कार्बन कंपाउंड वुड हैव टू बी एबल टू डिफ्यूज इनटू द अर्थ्स वेरियस इकोसिस्टम। मतलब जो कार्बन 14 है और CO2 के फॉर्म में या दूसरे कार्बन कंपाउंड के फॉर्म में वो अर्थ के दूसरे अलग अलग जो इकोसिस्टम हैं, मान लो पेड़ हैं, जानवर हैं, किसी न किसी फॉर्म में वो एंटर करेंगे ही, they will be present in the atmosphere and was comparable to the concentration of carbon 14 the planet's other biospherism। तो it means कि different various ecosystem में भी present है, कार्बन 14 एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, और दूसरे उस डिफरेंट जो बायोस्फीयर मतलब जो लाइफ सपोर्ट करता है वहाँ भी जो कार्बन 14 है वो आपका प्रेजेंट है। तो ये दो चीज़ें जो है इनके द्वारा कही गई हैं। टूल्स जो कार्बन रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे एक गीगर म्यूलर ट्यूब का इस्तेमाल होता है, इस ट्यूब का इस्तेमाल होता है। तो जिसमें क्या होता है कि इसमें नोबल गैस प्रेजेंट होती है। नोबल गैस बेसिकली इनर्ट गैस होती है जिसमें किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं होता, जैसे हीलियम है, नियॉन है। और फिर इसमें एक रॉड पासिंग थ्रू द सेंटर, जैसे ये अगर आप देखोगे डायग्राम बना हुआ है तो ये गीलर म्यूलर ट्यूब है। तो गीलर म्यूलर ट्यूब है, तो यहाँ पे इस ट्यूब के माध्यम से, इसका हम प्रोसेस नहीं समझेंगे क्योंकि इतना नहीं चाहिए, बट आप समझना गीगर म्यूलर ट्यूब रिसेंटली न्यूज़ में है। तो ये कार्बन डेटिंग के लिए इस्तेमाल जो है वो की जाती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। फिर एक आज के समय में मॉडर्न टाइम पे एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है कार्बन डेटिंग के लिए। अब देखो ये सब चीज़ें मेंशन नहीं है बट हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, और ये ऐसा ही यही UPSC का लेवल है। अभी ऊपर से कर लेंगे तो दैट विल नॉट वर्क। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे इसमें हमारे लिए इतना जो कंटेंट है दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, 5 नंबर का लिखने के लिए बहुत सफिशिएंट है। सो ये हम इकोनॉमी के अंदर इस टॉपिक को आप लोग नोट करना। तो इसमें एक इकोनॉमिस्ट है, उनके बारे में, उनके रोल के बारे में हाईलाइट किया गया है। S वेंकटी रमन करके हैं। तो इन्होंने RBI का जो एफर्ट है जिसमें जैसे हम 1991 के टाइम पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस कर रहे थे। कमेंट सेक्शन में बताओ बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है। तो उस स्थिति में जो हमने प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की तरफ गए थे, तो उसमें ये इन्होंने जो RBI का रोल होना चाहिए उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। लाइक फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल लोन को रेस करना, इंडिया का जो गोल्ड रिजर्व है उसको
इम्प्रूव करना, एंड जो भी इंडिया की रेपुटेशन, फाइनेंशियल रेपुटेशन को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। किसी प्रकार का जो डिफ़ॉल्ट है, मतलब होता है ना कि जो लोन लिया वो ना दे पाना, तो डिफ़ॉल्ट कंडीशन हो सकता है। सो आरबीआई ने कई सारे जो इम्पोर्ट कंप्रेशन मेजर्स हैं उसको भी आप कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंट किया गया है। एंड आरबीआई ने इनके लीडरशिप में ही कई सारे कि इंपोर्ट को हम किस तरीके से रिड्यूस करें, क्योंकि जितना अधिक हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना अधिक हमें बेनिफिट होगा, मतलब हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो इम्प्रूव हो सकता है। फिर स्ट्रेटजी डेवलप करना, जिससे कि करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसमें अगर आप करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिफरेंस है, फिर सेपरेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो डिफरेंस है उसको किस तरीके से रिड्यूस करना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस है। तो यहाँ पे इंपोर्ट अगर आपका कम होता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, तो आराम से जो करंट अकाउंट डेफिसिट है दैट विल रिड्यूस, और हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है दैट विल ऑल्सो बी स्टेबलाइज्ड। He also displayed openness by inviting diverse opinion and experts, including critical voices, discuss critical economic matters, demonstrating inclusive non-hierarchical approach to decision making। मतलब different economic level पे decision making proper करना, और कई सारे different level पे जैसे important issues हैं उनमें सभी से डिस्कस करना, ये सब चीज़ें इन्होंने इनका एक पर्सनालिटी ट्रेट भी था। तो ये चीज़ भी आप हाईलाइट कर सकते हैं, आप भी जब ब्यूरोक्रेट बनेंगे तो ये सब मतलब ट्रेट होना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, वाई डिड FIUIND एक्ट अगेंस्ट वर्चुअल एसेट प्रोवाइडर। अब आप खुद देखो कि काफ़ी सारे जो यहाँ पे वी कैन से कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। एक मिनट, थोड़ा सा ये आप थोड़ा सा वेट करें, इसमें ये शायद इतनी टेक्नोलॉजिकल कुछ इशू आ गया है, लेट मी करेक्ट इट। तो यहाँ पे ये टॉपिक है, तो इसको हम लोग वी विल डिस्कस दिस ऑल्सो। काफ़ी सारे ठीक है। तो एक चीज़ थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें कि अभी साल नया स्टार्ट हो गया है, और अभी अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा कुछ इशू आ गया है, ये हैंग्स हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस जो भी कर रहे हैं उसको तो देखो आप लोग फॉलो करते रहें, हिंदू को देखते रहें। 5am सीरीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फोकस करें, एक प्लान्ड तरीके से मूव करें। अभी मैंने जैसे मेंटरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च कर दिया 10 तारीख से, वो है आपका मेंटरशिप प्रोग्राम। तो उसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड अभी एंड में सेशन के मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन वो ज़रूरी है, ये प्रोग्राम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 24 की तैयारी कर रहे हैं तो उसको तो देखो फोकस करना ही है। और अगर एक चीज़ और भी याद रखना है कि कुछ सोर्सेस हैं, मतलब सोर्सेस कुछ क्या, मतलब जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक कुछ सोर्सेस रहते हैं उनको आप लोग ज़रूर से फोकस करें। उनको मतलब ये नहीं कि ऐसे ही कुछ भी मतलब कहीं से भी पढ़ना स्टार्ट कर दें, कोई शॉर्टकट की तरफ जाएं, ऐसा नहीं करना। कुछ ऑथेंटिक सोर्सेस हैं उनको रीड करना। इससे क्या होता है, जैसे मान लो कुछ किताबें ही अगर आप रीड करते हो तो दैट विल हेल्प यू कि आप चीज़ों को बेटर इंटरप्रेट कर पाओगे, बेटर तरीके से समझ पाओगे, उसको इंटरप्रेट कर पाओगे, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। क्योंकि जैसे जो भी डिफ़िकल्ट टॉपिक्स अगर आज के समय में पॉलिटी के भी देख लो या किसी भी सब्जेक्ट के देख लो, तो कई जगह पे आपके अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आप आंसर तक रीच कर सकते हो। अब वो अंडरस्टैंडिंग अगर आपको डेवलप करनी है तो रीडिंग बहुत मैटर करती है। वीडियो देखना तो एक लेवल तक है, बट रीडिंग करके इंटरप्रेट करनी जो है वो बहुत मैटर करता है। जो जिन्होंने बहुत पहले कर रखी है तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती, जो बिल्कुल भी नहीं करते और हम शॉर्टकट ढूंढते हैं तो वो एक अलग मतलब आप कह सकते हैं कि उसमें फिर अलग तरीके का चैलेंज है। ऑल्दो हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हमें एक रीडिंग हैबिट बिल्कुल डेवलप करनी चाहिए, उसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। रीडिंग इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ये थोड़ा सा हैंग हो गया, एक बार मुझे थोड़ा सा समय दें। चलो इसमें देख लेते हैं, वाई डिड FIUIND अगेंस्ट वर्चुअल एसेट प्रोवाइडर्स। तो ये भी टॉपिक आप लोग इकोनॉमी के अंदर नोट कर लेना, यू कैन इंक्लूड अंडर इकोनॉमी सेक्शन। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है उसने शो कॉज नोटिस किया है वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विसेज। वर्चुअल एसेट मतलब जैसे क्रिप्टो करेंसी और इनसे रिलेटेड, तो इनके जो कुछ सर्विसेज जैसे बाइनेंस और ये अलग अलग हैं, इनको नोटिस जारी किया गया है बिकॉज दे वे आर ऑपरेटिंग इलीगली। जो भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है इसके जो प्रोविजंस है उसको इम्प्लीमेंट किए बिना ये लोग इलीगली ऑपरेट आपके कर रहे थे। तो अगर देखा जाए जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की अगर हम बात करें तो ये एक्ट 2002 के अंदर आया था, बिकॉज इंडिया ने वियना कन्वेंशन, इंडिया इसका हिस्सा भी रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब जैसा हवाला ट्रांजैक्शन और ये सब होता है, और इसमें जैसे आपके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट भी है, मनी लॉन्ड्रिंग में पनिशमेंट भी है, और
जैसे डिसीजन मेकिंग के लिए एडजुडिकेटिंग बॉडी भी है, बर्डन ऑफ प्रूफ भी है, स्पेशल कोर्ट का सेटअप भी है, कोई भी प्रॉपर्टी जो भी इलीगल तरीके से अर्न की गई है उसको कॉन्फिस्केट किया जा सकता है, सीज किया जा सकता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी होगी, मतलब जो केस चलता है उसका जजमेंट देना, एंड यहाँ पे रिपोर्ट एंटिटी विच वुड इंक्लूड बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ये सब भी हैं, है ना। तो यहाँ पे देर इज़ दिस कंसेप्ट ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी। तो रिपोर्टिंग एंटिटी का मतलब जो जानकारी देंगे ना, अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है तो बैंक और दूसरी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी इसमें इन्वॉल्व है। अब इसमें जो अपेलेंट ट्रिब्यूनल्स है उसमें चेयरपर्सन 2 दूसरे मेंबर्स होंगे। फॉर चेयरपर्सन की अगर हम बात करें तो शुड हैव बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जज के रूप में क्वालिफाइड हो। मेंबर के लिए इंडियन लीगल सर्विस, रेवेन्यू सर्विस या इकोनॉमिक सर्विस का हिस्सा हो रहे हों, या टर्म की बात करें 5 साल का जो है टर्म है। और इसको पीएमएलए को जो इम्प्लीमेंट करने काम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का है, न्यू दिल्ली में है, जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ईडी तो आप जानते हो काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है। मनी लॉन्ड्रिंग जब की जाती है तो इसमें ये कुछ लेयर्स होते हैं, जैसे प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट के अंदर क्या है कि इलीगल एक्टिविटीज़ में पैसे लगा देना। लेयरिंग का मतलब है प्लेसिंग द मनी इनटू अ फाइनेंशियल सिस्टम, ट्रांसफरिंग द मनी टू हाइड द ओरिजिन ऑफ द फंड, तो ये लेयरिंग भी हो सकता है। रिटर्निंग द मनी फॉर द मनी लॉन्डर टू स्पेंड, फिर जनरली जैसे ये पूरा ऐसा सर्कुलेशन होता है, प्लेस कर देना कहीं पे, फिर लेयर कर देना मतलब छुपा देना, जैसे ऊपर कुछ और है और नीचे कुछ और है तो लेयरिंग हो गया, फिर उसको एकदम सिस्टम में उसके साथ इंटीग्रेट करके और दोबारा से पैसा पहुंचा देना, तो ये आपका रहता है। अब यहाँ पे कहा भी गया, जैसे ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS ने इस चीज़ को कहा है कि जो रेगुलेशन है वो बहुत मैटर करता है। लाइक फॉर एग्जांपल सेंट्रल बैंक है, अब सेंट्रल बैंक के पास क्या है कि जैसे डिफरेंट जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं इसके तहत भी ये हवाला ट्रांजैक्शन हो ही रहा है, या कुछ इस टाइप से डिजिटल एसेट्स हैं और ये सब इनका जो ट्रांजैक्शन जो है वो हो ही रहा है, तो या तो पूरे तरीके से बैन कर दें, अगर बैन कर देते हैं तो फिर इलीगल तरीके से होगा, या इसको रेगुलेट किया जाए, तो ये तो है ना। तो यहाँ पे या तो आउटराइट बैन हो जाए, कंटेन करना या रेगुलेट करना। सो यहाँ पे आउटराइट बैन जो है वो ठीक नहीं है, वो इतना ज़्यादा इन्फोर्सेबल हो नहीं पाएगा, फिर गलत तरीके से इलीगल तरीके से किया जाएगा। सो स्यूडो एनोनिमस नेचर ऑफ द क्रिप्टो मार्केट, क्योंकि आप उसको आइडेंटिफाई, जो सोर्स है पैसे का ट्रांसफ़र का या क्रिप्टो एसेट के ट्रांसफ़र का, उस सोर्स को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। सो द रेगुलेटर लूज ऑल साइड्स ऑफ द मार्केट, तो जो भी मतलब आप पूरी तरीके से बैन कर दोगे और हर चीज़ इलीगल होगी तो जो हमें जानकारी भी नहीं मिल पाएगी, तो जो भी ट्रांसपेरेंसी है वो भी रिड्यूस होती जाएगी और जानकारी है वो भी हमारी रिड्यूस जो है वो होती जाएगी। एंड दिस कंटेनमेंट वुड एम्प्लाई कंट्रोलिंग द फ्लो बिटवीन क्रिप्टो मार्केट एंड ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम। तो जैसे अगर एक तो बैन करना तो ऑप्शन नहीं कहा गया, और पॉसिबिलिटी है कि अगर बैन करेंगे तो जो भी ट्रांसपेरेंसी वो लूज हो जाएगी, और क्योंकि हर चीज़ इलीगल तरीके से हो गई। कंटेनमेंट वुड इम्प्लाई, कंटेनमेंट के माध्यम से जो भी मूवमेंट है, जैसे जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है, जो दैट इज़ बेसिकली RBI के जो कंट्रोल में है, तो जो ट्रेडिशनल सिस्टम एक तरफ है और ये जो क्रिप्टो मार्केट है, इनसे जो मनी फ्लो है उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर पाना नॉर्मल, और रेगुलेशन मोटिवेशन के माध्यम से जो वेरियस हैं एसेट्स वेरीज अक्रॉस द जुरिडिक्शन। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बेनिफिट्स ऑफ रेगुलेटिंग एंड सुपरवाइजिंग आर ग्रेटर देन द कॉस्ट इन्वॉल्व। तो ये है कि जो अगर हम रेगुलेट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, तो उसके जो बेनिफिट्स हैं दैट विल बी बेटर। इसमें ये भी कहा गया कि इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी 3 इशूज़ आर इम्पॉर्टेंट, 3 इशूज़ अभी खास तौर से जैसे इंडिया इमर्जिंग मार्केट है, डेवलपिंग मार्केट है, तो एक तो रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन होगी, ये उसका स्कोप कितना है, रेगुलेशन का क्या स्कोप है उनके कार्य के हिसाब से, और जो भी डेटा गैप है जिसके माध्यम से टेक्नोलॉजी को समझा जा सके या जो आपस में जुड़ाव है उसको भी डिफाइन करना। तो अगर रेगुलेशन पे फोकस किया गया, और रेगुलेशन के लिए जैसे अगर आपको क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल एसेट के रेगुलेशन पे कोई प्रश्न आता है तो ये 3 पॉइंट्स जरूर से इंक्लूड करना है कि हमें पहले अथॉरिटी की, कौन रेगुलेट करेगा, कितने हद तक रेगुलेट करेगा, किस तरीके से करेगा, वो सारी जानकारी जो है वो होना ज़रूरी होता है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, ये मैंने एक्सपो साइट के बारे में ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखा है, बहुत ज़्यादा हमने इस पर डिस्कशन कर रखा है, बट यहाँ पे हम लोग जैसे साइंस टेक का टॉपिक है, इस पर 4-5 टॉपिक्स मैंने डिटेल पे डिस्कस कर रखा है, बट इसको लॉन्च किया गया है बाय यूजिंग PSLV 5C58 के माध्यम से, आई थिंक इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा PSLV के बारे में बेसिक थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर देखोगे ना तो इवोल्यूशन अगर आप स्टडी करो, जैसे पहले ये SLV था जो लॉन्च व्हीकल था, फिर PSLV आपका, फिर आपका ASLV ऑगमेंटेड
लॉन्च व्हीकल जो आपका आ गया, फिर आपके पास PSLV आ गया, फिर GSLV 1 एंड 2, फिर GSLV 3, इस टाइप से स्टेजेस बनी हैं। अब इनकी जो स्टेजेस हैं ना, वो किस बेसिस पे होती हैं कि कितना पेलोड ये कैरी करते हैं, किस हाइट, कितनी इनकी हाइट है, किस हाइट कितने वेट को किस हाइट तक पहुंचा सकते हैं। तो जैसे मान लो 106 kg जो है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मतलब आप ये मानो कि जैसे इस GTO के माध्यम से, फिर जैसे मान लो अर्थ है, अर्थ के पोलर ऑर्बिट है आपके पास, यू हैव अ पोलर ऑर्बिट, फिर आपके पास जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स हैं, तो उन तक पहुंचाने के लिए जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट लगभग 35,000 से 36,000 किलोमीटर अर्थ की सरफेस से हैं। तो वहाँ से ट्रांसफ़र करने के लिए एक ट्रांसफ़र ऑर्बिट होता है, तो उसे हम जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट बोलते हैं। ये हमने डिस्कस भी किया, ट्रांसफ़र ऑर्बिट का मतलब हमने स्लिम जब डिस्कस कर रहे थे तो उस पर डिस्कस किया था। फिर इनसे ज़्यादा और एडवांस हो गया, लाइक 2 to 2.5 टन पेलोड को GTO में ट्रांसफ़र किया। यहाँ पे मात्र 1060 kg को ही GTO तक ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये और एडवांस हो जाती हैं GSLV M और GSLV MX 1 एंड 2। और फर्दर अगर GSLV MAX 3 देखें तो 4 टन तक का जो है उसको हम GTO में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये क्या है, जैसे PSLV आपका 4 स्टेजेस है। स्टेजेस का मतलब क्या होता है कि जैसा मैराथन रेस, मैराथन नहीं, वो जो रिले रेस होता है ना, तो एक से भागते हुए दूसरे बटन दूसरे को देगा, फिर तीसरे को देगा, चौथा, इसी तरीके से क्या होता है कि ये इसमें अलग अलग ऐसे रॉकेट्स लगे रहते हैं। तो पहले एक हाइट तक जाने के बाद वो जल के हट जाएगा, फिर दूसरा बर्न होना स्टार्ट होगा, वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो ये इस तरीके की 4 स्टेजेस होती हैं। और GSLV में कमेंट सेक्शन में बताओ टोटल कितनी स्टेजेस होती हैं, ज़रूर से आप लोग बताना, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो PSLV में हाइट, डायमीटर देख लेना, PDF में आपसे शेयर कर दूंगा। PSLV लगभग अर्थ ऑब्जर्वेशन और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें 1750 kg ऑफ पेलोड आपके जो पोलर ऑर्बिट है लगभग 600 से 900 किलोमीटर एल्टीट्यूड तक है, उसको इतने वेट को ट्रांसफ़र किया जाता है। रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट्स हैं पोल टू पोल का मतलब जैसे ये अर्थ है और इस टाइप से इसका ऑर्बिट होता है, ठीक है। तो पोल टू पोल इसका मूवमेंट है। 4th स्टेज है, 3rd स्टेज यूजिंग सॉलिड रॉकेट मोटर्स, एंड 2nd एंड 4th जो है उसमें लिक्विड रॉकेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। GSLV की बात करें, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, लगभग आप कह सकते हो कि ये मेनली कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के लिए इस्तेमाल होता है। सैटेलाइट इन दीज ऑर्बिट अपीयर्स टू रिमेन परमानेंटली फिक्स्ड, एक ही जगह पे ऐसे रहते हैं। जियो सिंक्रोनस होता है ना, क्योंकि इनका जो रोटेशन का ये टाइम पीरियड होता है वो दैट इज़ इन सिंक्रोनाइजेशन विद द अर्थ के इन सिंक्रोनाइजेशन में। नेक्स्ट देखते हैं, रिग्नाइटिंग द फ्लेम ऑफ इंडिया कोरिया डिफेंस कोऑपरेशन, ठीक है। तो ये IR का टॉपिक आपका बन जाता है इंडिया कोरिया के रिलेशन के ऊपर। आप देख लो खुद कि कितना ज़्यादा कंटेंट पब्लिश आज हुआ है, ठीक है। इसी में इतना समय लग गया, फिर स्लाइड्स और इस टाइप से बनाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और जैसे मैंने कहा कि मैं बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग, और ये कुछ हड़ताल भी लगी हुई है 3-4 दिन का कह रहे हैं लगेगा, तो अब लेट्स सी क्या होता है। चलो, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि जो एक एम रहेगा कि जैसे साउथ कोरिया है ना, तो वहाँ पे जापान, कोरिया एक साथ हैं, इंडिया इधर हो गया, उधर नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना वो एक तरफ हो गया। तो एक रीजनल इमर्जिंग ऑर्डर की, सस्टेनेबल रीजनल ऑर्डर अगर हमें लेकर आना है तो उसमें दोनों देश साथ में आ सकते हैं। फिर इंडिया एंड कोरिया इज़ टू ट्रांसेंड कन्फाइन ऑफ बायलैटरल कोऑपरेशन। कई सारे लेवल पे अगर देखा जाए, लाइक ग्लोबल सिनेरियो में हम लोग साथ में कई सारे लेवल पे अंडरस्टैंडिंग अपने एक दूसरे की समझते हुए बायलैटरल कोऑपरेशंस जो हैं उस पर भी फोकस कर सकते हैं। डिफेंस प्रोडक्ट के हम मेजर मतलब काफ़ी बड़े कंज्यूमर भी हैं, तो डिफेंस का भी एक बड़ा एरिया बनता है जो हमें लाइक कोरिया ट्रांसफ़र कर सकता है, टेक्नोलॉजी कर सकता है ट्रांसफ़र, डिफेंस इक्विपमेंट्स हमें जो है दे सकता है। सो कोल्ड वॉर के टाइम पे भी अगर देखा जाए, कोल्ड वॉर के टाइम पे अगर देखा जाए तो कोरियन गवर्नमेंट परसीव्ड इंडिया एज स्टैंडिंग इन द अपोजिट सोवियत ब्लॉक के खिलाफ ही एक तरीके से था। इट्स मतलब इंडिया एक न्यूट्रलिटी इंडिया ने मेंटेन की है, और अभी भी कन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में इंडिया ने अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखा है। सो कोरिया भी चाहेगा कि एक रिलेशन जो है वो मेंटेन अच्छे से किया जाए। कोरिया का जो डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट है, इट कैन प्रोवाइड वेपन सेल्स टू इंडिया। अभी नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया जिस तरीके से चैलेंजेस लेकर आ रहे हैं उस रीजन में जापान और कोरिया के लिए, तो उस स्थिति में देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इंडिया के साथ एक रिलेशन मेंटेन करके, और इंडिया भी देखो एक ये भी स्थिति बना सकता है कि जैसे इंडिया को चारों तरफ से सराउंड करने का काम, नेबरिंग कंट्रीज़ को सराउंड करने का काम चाइना करता है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो उसकी पॉलिसी है उसके तहत। और इसी स्ट्रेटजी को हम भी फॉलो कर रहे हैं कि हम भी फिर मंगोलिया और
कोरिया और फिलीपींस तक रीच कर रखी है, उसके जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं वहाँ हमारा भी प्रेजेंस, उस कंटेक्स्ट में भी कोरिया बहुत इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। तो डिफेंस एडवांस जो डिफेंस सिस्टम इक्विपमेंट्स उसको डेवलप करने में साउथ कोरिया हमारी मदद भी कर सकता है। फिर कई दूसरे एरियाज़ हैं, स्पेस वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, सिक्योरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे भी कोऑपरेशन इंडिया और साउथ कोरिया कोरियन कंट्रीज़ कर सकते हैं। टेररिज्म को काउंटर करने में भी कोऑर्डिनेट कर सकती हैं। समुद्री सिक्योरिटी में खासतौर से पैसिफिक ओशन रीजन में काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेशन हो सकता है समुद्री सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं। तो ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे दोनों देश कार्य कर सकते हैं। इंडिया की जो एक्सपीरियंस रहा पीस कीपिंग फोर्स में, तो उस पर भी हम जो एक्सपर्टीज़ हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं कोरिया को। एंड रीजनल ग्लोबल स्टेबिलिटी कैसे इस रीजन के अंदर लाई जाए, उस पर कार्य किया जा सकता है पीस और सिक्योरिटी के लिए काम करना। पीस कीपिंग ऑपरेशंस हमने काफ़ी सारे रन किए हैं, तो उस कंटेक्स्ट में भी हम साथ में आ सकते हैं। इंडिया अपने एक्सपीरियंस को भी काफ़ी हद तक शेयर कर सकता है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में जैसे जापान में ही स्थिति आ गई है, तो जॉइंट एक्सरसाइज की जा सकती है और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सकता है। जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, उस एरिया में भी हम कोऑपरेट कर सकते हैं। तो डिफेंस एक अच्छा एक कोऑपरेशन का एक अच्छा बेसिस बन जाता है इंडिया और कोरिया के बीच में। तो ये थोड़े से पॉइंट्स याद रखना है, कई बार ऐसे आर्टिकल्स आते हैं। मैं इसका क्वेश्चन देख लो 10 नंबर का, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई सिस्मिक एक्टिविटी इन जापान। कोई क्वेरी इस नंबर पे मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। आप विजिट सौरभ पांडे UPSC.com इस वेबसाइट को करके अभी जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एडवांस करंट अफेयर्स की इसमें 50% ऑफ है, शायद आज लास्ट डेट है। टोटल इसमें 50 टेस्ट हैं और इसमें एडवांस करंट अफेयर्स में 2 ईयर्स का कवरेज है। आप इसमें देखना कि पहले 50 जैसे टेस्ट तो 50% मतलब जो टेस्ट है उसमें हमारे 11 हो चुके हैं, 12वां इस संडे को शेड्यूल्ड है। तो टोटल जो 11 टेस्ट हैं उसमें जो 11th टेस्ट की अगर हम बात करें तो वो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो 550 टॉपिक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद एग्रीकल्चर ऑप्शनल 5 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, 28 क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड है। जो डिले कर रहे हैं या कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। पूरी प्रॉपर क्लासेस 5 तारीख से आपको पूरी आप एक्सेस कर सकते हैं। UPSC प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम जैसे ये एग्रीकल्चर ऑप्शनल है, ठीक है, तो इसकी क्लासेस प्लेलिस्ट में कुछ हैं तो आप चाहे तो देख सकते हैं। तो ये प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम अगर आप देख लो तो प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम में ये 10 तारीख से शुरू हो रहा है। अब इसमें आपको मुझे ये सारी जानकारी मेंशन मेल करनी है। जो ज्वाइन किए हैं तो आपको एक स्लिप मिलेगी, उस स्लिप के माध्यम से आप मुझे मेल कर दें और ये सारी जानकारी आपको मुझे प्रोवाइड कर देनी है, ठीक है। तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम में प्रीलिम्स ट्रिक्स प्रैक्टिस, स्टैटिक बुक रीडिंग, वीकली टारगेट और IAS के अलावा CDS CAPF के क्वेश्चंस को कैसे देखना है, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शंस, लर्निंग थ्रू PIQs, फोकस ऑन नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट, इन सब चीज़ों पर फोकस जो है किया गया है। फिर आप जो है सौरभ पांडे UPSC ये इस टेलीग्राम चैनल पे भी आप मतलब अपने आंसर पोस्ट कर सकते हैं और जो PDF है वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा इसमें, ठीक है। बाकी वेबसाइट अगर देखेंगे तो सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे भी आपको PDF जो है वो अवेलेबल रहेगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।